वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का फुल चैप्टर, जो कि आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपके क्लास 11th एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम एंड JEE मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इक्विलिब्रियम के सभी टॉपिक्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है रिएक्शन में। वो स्टेट जब कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, टाइम के साथ रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ना चेंज हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, रिएक्शन हो रही होती है, बट क्या होता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम को क्या नाम दे देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अगर हम स्टेट पर देखें तो वहां पर तो मूव हो रहा है, जितने रेक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही वापस प्रोडक्ट से रेक्टेंट बन रहे हैं, इसलिए वहां पर जो है वो रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का हो सकता है। फिजिकल प्रोसेस वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, और जिसमें कोई रिएक्शन होगी उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड में, जैसे कि आइस एंड वाटर में इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है, रेट ऑफ द मेल्टिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग हो जाता है, जो कि वाटर के लिए एट STP 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे ही होता है लिक्विड एंड वेपर्स में, जैसे कि वाटर से उससे क्या है कि वाटर के वेपर्स बनते हैं, तो वो होता है एट ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसका जो है वो कांस्टेंट वेपर प्रेशर हमें वहां पर एक अटेन होता है। तो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द कंडेंसेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड्स इन द लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम वहां पर बन जाता है एंड वो सोल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। तो सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज इन विद द इक्विलिब्रियम दैट सॉलिड सोल्यूट, ठीक है। तो हम सोल्यूशन को सैचुरेटेड जब बना देते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। तो ये सभी फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। तो इससे अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। जब किसी गैस को लिक्विड में डिसोल्व किया जाता है, जैसे कि CO2 गैस को CO2 इन सोल्यूशन, जिसके साथ के सोडा बीवरेजेस फॉर्म किए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अप्लाई होता है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है कि गैस का वेपर प्रेशर जो कि लिक्विड के ऊपर है, जितना हाई होगा, ठीक है, गैस का प्रेशर, उतना ही गैस का मास उस लिक्विड में डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये हमें बताता है हेनरीज लॉ, और इसका एक फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। तो इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो यहाँ पर KH है, ठीक है। तो अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस पर क्या होगा कि द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि वेपर प्रेशर हो गया या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब कुछ वहाँ पर जाकर एक कांस्टेंट बन जाती हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इन द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ही हम इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट भी अंदर ही रहे और वो रेक्ट होकर वापस रेक्टेंट्स को बना सकें। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर मूव वहाँ पर हो रहे होते हैं पार्टिकल्स। और इक्विलिब्रियम पर हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज का रेशो जो है वो निकाल सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम आगे जाकर नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। इसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें कोई ना कोई रिएक्शन होगी, जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट विद वन अनदर, ठीक है, अंडर सूटेबल कंडीशंस, ये बात को ध्यान रखना है, टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस, मतलब कि आयोडीन के वेपर्स जब रिएक्ट होकर HI बनाते हैं, तो वो वापस रिएक्ट होकर फिर से वहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन के वेपर्स बनाते हैं, तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाता है। ऐसे ही N2 एंड हाइड्रोजन गैसेस अमोनिया, और इससे वापस ये दोनों गैसेस बनती हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जो कि फॉरवर्ड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं बचता या फिर बहुत ही थोड़े अमाउंट में बचता है। तो उसमें इसमें बिल्कुल नहीं ही
बचेगा क्योंकि सारा यूज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब ओनली प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रेक्ट कर कर वापस रेक्टेंट बिल्कुल नहीं बना सकते, इसलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। तो अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये दो टाइप के ग्राफ्स हैं हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, ए प्लस बी यूज़ होकर सी एंड डी बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के होने की स्पीड, रेट मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्टेंट यूज़ होते जाएंगे, उनका अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और उसी के साथ ही दूसरी तरफ जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे जैसे फॉर्म हो रहे हैं तो वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी रेट इंक्रीज होगा। और जब इन दोनों के रेट सेम हो जाएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर दिया था रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम यहाँ पर रख लेंगे कॉन्सेंट्रेशंस, तो रेक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि वो बन रहे हैं, रेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पर जाकर दोनों की कंसंट्रेशंस क्या रह जाएंगी, कांस्टेंट बन जाएंगी, विद टाइम वो बिल्कुल नहीं चेंज होंगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ग्राफिकली, आपको ग्राफ दिया जा सकता है, उससे कुछ पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम आप लोगों को ये केमिकल इक्विलिब्रियम के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद रीड करना है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम रिएक्शंस में यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, दैट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पर इक्विलिब्रियम बनना है हमेशा वहीं पर बनेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ है वो आपने 100 यूज़ की है, अगर वो 20 यूज़ होकर ही इक्विलिब्रियम बनाती है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि 80 रिमेनिंग पर, तो वो वहीं पर इक्विलिब्रियम बनाएगी, चाहे आप रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट को बीच में यूज़ कर लें। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को जल्दी फॉर्म कर देगा। मान लीजिए इससे पहले जो इक्विलिब्रियम आपका फॉर्म होता था 20 मिनट में, वो अब इसके साथ स्पीड से यानी कि 2 मिनट में 3 मिनट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा उसी पोजीशन पर जाकर। ठीक है, क्योंकि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की स्पीड को ही इंक्रीज करता है, दैट इज द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। तो इसके बाद आते हैं लॉ ऑफ द मास एक्शन पर। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और दीज मोलर कंसंट्रेशन आर आल्सो कॉल्ड द एक्टिव मासेस, इसको एक्टिव मासेस का भी नाम दिया जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए ये जो ए एंड बी रिएक्टेंट थे, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, into the molar concentration of A into molar concentration of the reactant B। अगर रिएक्शन में कोई भी हमारे पास यूज़ हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, जैसे कि A यूज़ हो रहा है A टाइम, यानी कि जैसे रिएक्शन को बैलेंस करने पर आगे कुछ 2 3 4 आ जाता है, तो वो हम रेज टू पावर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल हम आगे एक सोल्व करते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, जिसमें इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ये है कि ए यूज़ हो रहा है हमारे पास A टाइम्स, बी यूज़ हो रहा है B टाइम्स, और वो बना रहे हैं C एंड D। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बनेगा, KF, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, A रेक्टेंट रेज टू पावर स्मॉल ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्मॉल बी। ऐसे ही हम बना लेंगे बैकवर्ड का, वहाँ पर C एंड D आ जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि बोथ रेट्स आर इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों को हम अब यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, के बी को इस तरफ ले आए और A एंड B को दूसरी तरफ ले जाएंगे, रेशो निकल आएगा। सो दिस रेशो, यानी कि ऊपर हमने क्या रखा है, अब इसको ध्यान से देखिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर हमने क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स C एंड D रेज टू पावर जो भी उनके क्वोशंट्स होंगे रिएक्शन में, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हैं रिएक्टेंट्स और यहाँ पर हैं आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना आप याद रखें। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें बहुत कुछ बताता है किसी भी रिएक्शंस के बारे में। सो जनरली हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, दिस इज द जनरल रिएक्शन, ऊपर रखेंगे रिएक्टेंट्स की
ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस रेज टू पावर देयर क्वोशंट्स, एंड डिवाइड में रखेंगे रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस रेज टू पावर देयर क्वोशंट्स। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं। दिस इज द, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस को रिएक्ट करवाया गया है टू फॉर्म 2HI। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास एक प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज द HI। तो HI की ऊपर रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और उसके आगे 2 है, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, और डिवाइड में दोनों रेक्टेंट्स रखेंगे हाइड्रोजन एंड आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो C यहाँ पर हम नॉर्मली इसे C लिखते हैं। C का मतलब होता है, हम यूज़ कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशंस। अगर हमारे सभी रेक्टेंट्स हों गैस फेस में, तो हम यहाँ पर Kp की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, मतलब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैस फेस रिएक्शंस। तो मान लीजिए अगर ये सभी के सभी ही गैसियस हैं, सभी गैसियस रेक्टेंट, सभी गैसियस प्रोडक्ट, तो हम उनकी मोलर कंसंट्रेशंस की जगह पर उनके पार्शियल प्रेशर्स को यूज़ करते हैं। तो ऊपर प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर देयर क्वोशंट्स, एंड डिवाइड में रेक्टेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स रेज टू पावर देयर क्वोशंट्स। ठीक है, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन आता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन द Kp एंड Kc। ठीक है, मतलब अगर हमने सेम रिएक्शन के लिए Kp भी सोल्व किया है, Kc भी सोल्व किया है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, इसकी सोल्विंग अब आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सो नाउ हमारे पास है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kc की वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशंस में, और Kp की वैल्यू में है पार्शियल प्रेशर्स। तो हमें प्रेशर को मोलर कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करवाना है, तो हम यूज करेंगे बाय द आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट Pv इज इक्वल्स टू nRT, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू द टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जाएगी दूसरी तरफ, तो वो हो जाएगी डिवाइड। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम यानी कि N ओवर V इज इक्वल्स टू द मोलर कंसंट्रेशन। यही होती है मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जिसको कि हम मोल यूज करते हैं बाय द वर्ड मोलैरिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना ली है कंसंट्रेशन, तो ये बन गया P इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन इनटू RT। सो नाउ अब हम वन बाय वन PA सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A PB, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पीसी, कंसंट्रेशन ऑफ सी ऐसे ही पीटी। तो सभी की वैल्यू इसे हम केपी में यूज़ करेंगे। तो हमने केपी में सभी की वैल्यूज़ को यूज़ किया। अब क्या हुआ, इसकी रेज टू पावर सी है, तो यहाँ पर आर टी की पावर सी और आर टी की पावर ही डी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर भी आर टी की पावर ए एंड बी ऐड हो जाएंगी। तो ओवरऑल ऊपर जाकर ये वाली पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। सो वी गेट के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेज टू पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये आगे हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा एन, दैट इज नोन एज द चेंज इन मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, कितने चेंज हुए हैं। सो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड नीट JEE एग्जाम्स में डायरेक्ट MCQs पूछे जाते हैं। रिएक्शन दी होती है, हमें जस्ट इनकी वैल्यूज़ को निकालना होता है, और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, बाय, और वैसे भी अब जो है वो इसकी जगह पर हम एक्टिव मासेस को यूज़ करना शुरू कर दे हैं, दिया गया है, तो उनके अकॉर्डिंग फिर यूनिट्स का ज़्यादा यूज़ बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों ने यूनिट्स निकालने हो मोलर कंसंट्रेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपको हर एक रेक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रखकर रिएक्शन के अकॉर्डिंग पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पर बतानी है, और उनकी जगह पर मोल पर लीटर यूज़ कर कर आप यूनिट्स को सोल्व कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ बताएंगी, जैसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द इक्विलिब्रियम व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर दिस वन। हमें यहाँ पर SO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की एंड SOA3 की, सभी की दी गई है, और रिएक्शन भी दी गई है। हमें जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाना है। तो SO3 की पावर रहेगी 2 बाई SO2 की पावर 2, और ऑक्सीजन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ से यूज़ कर लेंगे और इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा काम है ये। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर
केमिकल इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस जब सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की सेम फेस होगा, सेम स्टेट होगी, लिक्विड 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 या फिर गैस गैस गैस, ठीक है। और हेट्रोजीनियस जब उनकी स्टेट्स अलग अलग होगी तो, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं। नॉर्मली जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोगों ने प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स की कंसंट्रेशंस को वन मानना है, उनकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना। और सोलवेंट की, यानी कि जब वाटर जैसे सोलवेंट है किसी रिएक्शन में तो उसकी कंसंट्रेशन भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, ठीक है। सो नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमने क्या यूज की हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या है कि जहां पर इक्विलिब्रियम आना है वहीं पर आना है, चाहे आप चीज को ज़्यादा यूज कर लें थोड़ा यूज कर लें, इक्विलिब्रियम जहां पर अटेन होना है, जिस रेशो में आकर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अटेन होना है उसी पर अटेन होगा, ठीक है। एंड डिपेंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो चेंज होगा। इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है फॉर एवरी रिएक्शन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड। कितनी रिएक्शन हो चुकी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ये हम पहले ही रीड कर चुके हैं। बाकी आप लोग बुक्स में से कुछ और ऐसी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, आप इतना जरूर एटलीस्ट याद कीजिए, ओके। इसकी एप्लीकेशन है, एक तो मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का बारे में पता चलता है। अगर इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन है 1000 तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू है 1/1000 और 1000 के बीच तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का अमाउंट वहाँ पर है, ठीक है। दोनों का हमें वहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1/1000 से भी छोटी है तो मोस्टली रिएक्टेंट्स ही हैं, प्रोडक्ट अभी फॉर्म ही नहीं हुई हैं, मतलब रिएक्शन जो है वो हार्डली ही ये प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो ये कुछ रफली हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। डायरेक्शन के बारे में भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए हमने ये रेशियो निकाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वाला होता है। अगर इस रेशियो को हम बोल देते हैं रिएक्शन कोशेंट, अगर इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ गई है इक्वल तो इक्विलिब्रियम अटेन है। तो अगर इसकी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटी, ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन अभी फॉरवर्ड होगी आगे अभी, ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड होगी ताकि फिर से वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। तो ये बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद कुछ और है यहाँ पर बेसिक के, अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है तो दोनों स्टेप्स के अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अलग सोल्व करते हैं K1 एंड K2, 3 स्टेप्स में हो 4 स्टेप्स में हो तो K1 इंटू K2 अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ। दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So 1 mole of H2O and 1 mole of CO were heated in a 10 liter closed vessel at 725 Kelvin. At equilibrium 40% of water was found to react according to this reaction. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर 40% वाटर रिएक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन से हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। अब देखिए ये है रिएक्शन, तो ये मैंने यहाँ पर उतार ली है रिएक्शन। इनिशियली वाटर एंड CO का है 1 मोल। अब यूज कितना हुआ है 40% वाटर, यानी कि 40% ऑफ द 1 दैट इज 0.4 मोल यूज हो गया है। अब ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है रिएक्शन के कोडिंग। अगर हम यहाँ पर देखें इसका भी क्वेश्चन 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब जितने मोल वाटर के यूज हो गए उतने मोल ही हाइड्रोजन के यहाँ पर उतने ही इसके फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अब यहाँ पर रखनी है ध्यान में। तो मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 0.4 मोल्स यूज हुए हैं वाटर के, तो 0.4 इन दोनों के फॉर्म हो जाएंगे। तो वाटर एंड CO के रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 0.4 गए 0.6 0.6। तो हमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन देखनी है जो अब न्यू है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए कि वाटर की अब हमारे पास सोल्व करनी है कंसंट्रेशन। तो फार्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगी, वेसल की वॉल्यूम जो हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 10 लीटर, तो वो हम सभी की यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। कंसंट्रेशन
देन बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सभी की वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर अब आपके लिए अनसोल्व प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद कर सोल्व कर देखनी है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सो अब इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो अब ये गिब्स एनर्जी होती है कि जो हमें जानकारी देती है कि हम किसी रिएक्शन में से कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है। ये बातें आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में सीखी होंगी। तो उसके साथ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी रिलेट कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू -2.303 R इंटू टी log ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अगर इक्विलिब्रियम ना अटेन हुआ हो तो गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज प्लस आर टी इंटू द नेचुरल लॉग, यहाँ पर ln का मतलब है नेचुरल लॉग बेस टू द ई रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऊपर बताई थी क्यू की वैल्यू, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, दैट इज द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, सो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, आप लोगों को मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम इक्विलिब्रियम की किसी भी कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब अगर हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं, वो सभी कंडीशंस जिन्होंने इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, ठीक है, तो रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी ताकि वो उस चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस कर सके। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो हमने ऐड किया है उसको दूसरी साइड पर मूव करवा देगा ताकि वो फिर से अपना एक बैलेंस बनाए रखे। ठीक है, ये हम सिंपल भाषा में इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम की ओर ही जाएगी, वो वापस अपना इक्विलिब्रियम अटेन करने की ही अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करेगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इजीली इसे रीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम वन बाय वन सभी चीज़ों का यहाँ पर अफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने में काफ़ी यहाँ पर यूजफुल रहेंगे। अगर हम रेक्टेंट का अमाउंट ऐड करते हैं तो रेक्टेंट हो गए ज़्यादा, तो रिएक्शन उसे यूज़ कर कर क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी जल्दी से। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट्स को डिक्रीज कर देते हैं तो ये भी तो सेम मतलब हुआ ना कि रेक्टेंट इंक्रीज हो गए तो भी फॉरवर्ड जाएगी। इसी के ऑपोजिट अगर हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं या फिर रेक्टेंट्स को रिमूव करते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ऐड होती है, CO2 बाहर निकलती है, ये सभी इसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। या फिर हमारे ये टूथ का डिके होता है, वो भी इसके साथ आप एग्जांपल रिलेट ये करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम हीट ऐड करते हैं तो जिस तरफ होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसको हीट की ज़रूरत होती है, उस तरफ जाएगी, उस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। वो आपको रिएक्शन में बताया होगा कि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है या फिर बैकवर्ड। जिसमें हीट ऐड होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जिस तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस तरफ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल है, तो ये फॉरवर्ड में है एक्सोथर्मिक, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ टेम्परेचर डिक्रीज तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज तो ये बैकवर्ड होगी डायरेक्शन, मतलब ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे हर रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ को मूव करेगा इक्विलिब्रियम जिस तरफ है लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस मोल्स। जिस तरफ गैसियस मोल्स का अमाउंट है लेस, उस तरफ को वो मूव करेगा, ताकि जो हमने वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है तो वो अपने मोल्स को भी डिक्रीज कर लेगा ताकि वो फिर से वैसी ही अपनी एक स्टेट बना सके। तो एक को याद रख लें, दूसरा इसके ऑपोजिट आपको खुद याद आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, दोनों साइड पर ही मोल्स एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर इस साइड भी 2 मोल्स हैं और इस साइड भी 2 मोल्स हैं, तो अब वहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें, आपको गैस के मोल्स देखने हैं, यहाँ पर हैं 4 और यहाँ पर हैं ओनली 2,
तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी रिएक्शन, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट इससे जस्ट ऑपोजिट होता है, वो आप लोगों ने खुद रीड करना है। तो हम ऑलरेडी रीड यहाँ पर हैं कर चुके कि कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस, अगर हम कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं, अगर तो वो ऐड की जाती है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम तो देयर इज नो इफेक्ट। अगर हम ऐड करते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर तो इनर्ट गैस ऐड होने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो हम जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो मूव करेगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी कि प्रेशर जो डिक्रीज वाला केस होता है ना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर है कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब हम वॉल्यूम वाले केस से इसको याद रख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अब यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद इस यूनिट का है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। जब हम किसी भी आयन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो उसकी हो जाती है डिसोसिएशन, ठीक है। तो जो अपने आयन्स बनाते हैं सभी सब्सटेंसेस, तो एक्वा सोल्यूशन में या फिर अपनी मोल्टन स्टेट में उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आयन्स नहीं जनरेट करते उनको हम बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मोस्टली एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। शुगर, यूरिया, ग्लिसरीन एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का वहाँ पर जो एक सॉलिड है, ठीक है ना, उसकी एक क्रिस्टल लैटिस बनी हुई है। वाटर के मॉलिक्यूल्स पर भी पार्शियल चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो भी एक पोलर कंपाउंड होता है। तो वो सोडियम के आयंस की और हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन एटम्स वो अट्रैक्शन करेंगे, और सोडियम पर है पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा। तो वो ऐसे धीरे धीरे सभी मॉलिक्यूल्स आयंस के आसपास आ जाएंगे और उनको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसको हम बोल देते हैं हाइड्रेशन होना। तो ऐसे आयंस की हाइड्रेशन हो जाती है वाटर के केस में, किसी और सोलवेंट के केस में हम इसे सोलवेशन बोल सकते हैं। ऐसे वो यहाँ पर वन बाय वन सभी आयंस को वहाँ से दूर कर देते हैं अपनी क्रिस्टल लैटिस से, जिसके साथ के वो सभी आयंस डेसोशिएट हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफ़ी हाई होता है, जो कि ऑपोजिट आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वीक कर देता है। तो वो आयंस दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे वो उसमें हो जाते हैं, डेसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, बिखर जाते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली ही आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली ना हो डेसोशिएट, इसकी भी एग्जांपल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाली हैं, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाता है कि मतलब वो मोस्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आएगा कि जितना इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है, मान लीजिए फिर से मैं आपको 100 वाली एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमने 100 ग्राम या फिर 100 यूज़ किया है, उसमें से जितना तो आयनाइज हो गया मान लीजिए 20 हो गया और 80 रिमेनिंग है। अब उस 20 हुए हुए आयंस में और 80 जो रिमेनिंग है उनमें एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इसको हम बोल देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एस्टैब्लिश बिटवीन द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं एसिड बेस के कंसेप्ट को, ठीक है। तो एसिड बेसिस के हमारे पास टोटल हैं 3 कंसेप्ट। तो सबसे पहला आता है आर्हीनियस का कंसेप्ट। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी यही रीड करते हैं, ऑलमोस्ट 8th 9th में 10th में, ठीक है। ये हमें क्या देता है कि यहाँ पर एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में जाकर H पॉजिटिव आयंस बनाता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में जाकर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सल आयंस बनाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपल सी। तो इसमें कुछ आपको कुछ खास नहीं है याद रखना, बस यही है इसमें। तो इसके जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं वो बाद में इनके साथ हम कंपेयर करते हैं, उसको आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो अब आपका जो है वो सेकंड कंसेप्ट क्या है, वो है यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। इसने अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में, एसिड एंड बेसिस के बारे में कुछ अलग से बताया है। इसने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट यानी कि H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, चाहे वो एक्वस सोल्यूशन में हो चाहे फिर ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है।
और बेस वो सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर देता है, अपने में जोड़ देता है। मतलब OH आयन होना यहाँ पर ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है, वो क्या करता है HCl जैसे एसिड से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग OH आयन वाला केस तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, बट फिर भी ये एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आर्हीनियस वाला भी सही है, ब्रोंस्टेड वाला भी सही है, और आगे को हम और रीड करेंगे वो भी सही है, बट सभी कुछ अलग वे से कुछ कुछ सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कुछ सब्सटेंसेस का बेसिक करैक्टर ये बता देता है और बाकी का वो बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि दोनों ने कहा कि H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, बट आर्हीनियस बेसिस सभी के सभी ब्रोंस्टेड बेसिस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेसिस के लिए अलग कंडीशन है, आर्हीनियस के लिए अलग। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस है, बट ब्रोंस्टेड ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड ने हमें बताया कि जब एसिड ब्रेक होता है तो वो अपना जो भी वहाँ पर H पॉजिटिव को डोनेट करने के बाद वो जो भी वहाँ पर बनाएगा उसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, एसिड से बना हुआ एक बेस। जैसे कि यहाँ पर HNO3 है, ये NO3 आयन बनाएगा अपने से, इसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, और बेस H पॉजिटिव ऐड करने के बाद बनाएगा अपना कंजुगेट एसिड, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक होते हैं कंजुगेट बेस, ऑपोजिट होगा वीक एसिड के होते हैं स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट बेसिस के लिए भी हो जाएगा। ओके, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस थी कि इसने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि आर्हीनियस ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया था, बट इसने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे अमोनिया एंड सोडियम कार्बोनेट। एंड इट इज़ ये जो है वो कह सकते हैं कि आयनिक स्पेसिस पर भी अप्लाई हो जाता था। ठीक है, और ये नॉन एक्वस मीडियम में भी एसिड बेस को एक्सप्लेन ये कर सकता था। और लिमिटेशंस में ये था कि BF3 और AlCl3 जैसे जो एसिड्स हैं उनके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, और कुछ ऑक्साइड्स हैं उनका एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर इसने नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ये सभी इसकी थी लिमिटेशंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसने हमें ये बताया कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो होता है लुईस एसिड, और जो करेगा डोनेट वो होता है लुईस बेस। और ए है यहाँ पर लुईस एसिड, वो एक्सेप्ट कर रहा है, और बी डोनेट कर रहा है, वो बनेगा लुईस बेस, यानी कि डोनर एंड एक्सेप्टर। एग्जांपल्स इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। लुईस बेसिस न्यूट्रल है अमोनिया या फिर NH2 अमाइंस अल्कोहल्स जिनके पास होंगे लोन पेयर्स। नेगेटिवली चार्ज जैसे कि सभी नेगेटिव आयंस, साइनाइड Cl या फिर हाइड्रोक्सल। लुईस एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AlCl3 BF3 FeCl3 दीज और आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की गिनती 8 से कम होती है, ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट होता है। जैसे BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव आयंस या फिर यहाँ पर है सिलिकॉन, फ्लोराइड, फॉस्फोरस, फ्लोराइड, इनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर CO2 या फिर SO2, इनमें क्या है कि एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन है यहाँ पर, इनमें बने होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स जिनके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो फिर से है कि ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। ये जो 2-3 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं इनको रट लें अच्छे से। बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड, क्योंकि ब्रोंस्टेड ने कहा था कि H पॉजिटिव डोनेट करना है, इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, तो दोनों ही यहाँ पर हो जाते हैं डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इनकी कुछ यहाँ पर है लिमिटेशंस, वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इसने प्रोटोनिक एसिड्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं उनके बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो याद रखिएगा वाटर में, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जिससे कि हम लोग pH निकालते हैं एट 298 केल्विन। ठीक है, यानी कि 298 केल्विन पर, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या रहती है,
1 इंटू 10⁻⁻14। और अगर हम बात करें न्यूट्रल वाटर की, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है और दोनों की हमें क्या कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब होगा हमारा सोल्यूशन एसिडिक तो उसमें क्या होगी, हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सल से ज़्यादा, बेसिक होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो, और होगा न्यूट्रल तो सेम। इसी से फिर हम पीएच स्केल एक बनाते हैं जो कि हमें इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी दे देता है। पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये हमें हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जानकारी देता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 7 से छोटी आती है तो वो एसिडिक है, वो हमने ऊपर अभी यही देखा था कि 10⁻⁻7 होगी। अगर वो बेसिक है तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये होगा बेसिक, तो इसकी वैल्यू है 7 से ऊपर, यानी कि जो हाइड्रोनियम आयंस की है कंसंट्रेशन वो 10⁻⁻8 -9, तो ऐसे कुछ हो जाएगी। फॉर द न्यूट्रल सोल्यूशन इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। तो इनके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो आप लोगों ने खुद रीड करने हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज दिस वन। तो हमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, हमें यहाँ पर सिंपली क्या सोल्व करना है, पीएच का फार्मूला माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। इसमें क्या होगा कि दोनों के लोग यहाँ पर हो जाएंगे सेपरेट, तो बाहर साइन था माइनस का, इसलिए इन दोनों के बीच आ जाएगा माइनस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो रेज टू पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और log 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, वो हमने यूज़ कर लिया। और log 3.8 की वैल्यू आ जाएगी 0.58। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप लोगों ने लॉग और एंटी लॉग्स को कैसे सोल्व करना है, तो वो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये आपको सोल्विंग कर देनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा है न्यूमेरिकल, यहाँ पर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन की है कंसंट्रेशन, दोनों की ही हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन सोल्व करनी है। हमें यहाँ पर पीएच की वैल्यू दी गई है 7.4, सो पीएच इज इक्वल्स टू 7.4 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, तो माइनस जाएगी उस तरफ, तो ये बन गया दिस वन। तो माइनस वाली वैल्यू को हमें चेंज करना होता है, उसके जो छोटा इंटीजर होगा, यानी कि -8 प्लस समथिंग, ठीक है, तो वो हमने बना लिया। अब आप लोग इसका एंटी लॉग यहाँ पर इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 10⁻⁻, में, और इसका एंटी लॉग आप लोग देख सकते हैं एंटी लॉग के टेबल में से, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये आ गई हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन आप लोगों ने कैसे सोल्व करनी है, वो आप लोग सोल्व करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। तो हमने फार्मूला किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। वहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन, इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ पर कुछ और हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वो आप लोगों ने अब खुद सोल्व कर देखने हैं, और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए है न्यूमेरिकल, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, ठीक है। बाकी जो है वो पीएच वाला जो है टॉपिक, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हम कोई एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, या फिर आप लोग किसी भी बुक में से वहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस होने के साथ ही अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, जो फॉर्मूला यूज़ होने हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इन वाटर, ठीक है, फॉर द वीक एसिड। सो डेसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई वीक एसिड वाटर में डिसोल्व करते हैं तो उससे हाइड्रोनियम आयंस एंड उसका एक कंजुगेट बेस बन जाता है। तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सोल्व करें तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू द जो भी अनायन बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर एज ए सोलवेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम इसके बीच में बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। सो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू के ए इज नोन एज द डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब उतने ज़्यादा ही हाइड्रोनियम आयंस वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
तो इसकी हेल्प के साथ हम एक वैल्यू और सोल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन हमें क्या बताती है? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या फिर एसिड विच आयनाइज, मतलब जितने मॉलिक्यूल आयनाइज हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जितने हमने टोटल यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन में इनके फॉर्मूलाज बनाएं, ठीक है, तो आप इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने बनाने सीखने हैं तो वो भी आपको यहाँ से ये आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये था हमारा यहाँ पर एसिड HA, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हाइड्रोनियम आयन बना और साथ में यहाँ पर एक अनायन है। मान लीजिए कि इनिशियल एसिड की है कंसंट्रेशन C। ठीक है, तो अल्फा अगर उसकी डिग्री ऑफ डेसोसिएशन है, मतलब कि अल्फा का मतलब होता है कि 1 में से अल्फा मोल्स जो हैं वो डेसोशिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर C है तो C में से जो अल्फा है वो मतलब 1 में से हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अगर पहले हम यहाँ पर ज्यूम कर लें कि C इंटू 1 मोल्स हैं, देन वो कितने बच जाएंगे? C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो वहाँ पर फॉर्म कितने होंगे? 1 में से अल्फा फॉर्म होने थे, बट अब C में से C अल्फा फॉर्म होंगे। तो C अल्फा ये दोनों फॉर्म हो चुके हैं। तो डेसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला में इन सभी की वैल्यूज को यूज करेंगे। सो आवर फॉर्मूला बिकम्स Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर ये जो C अल्फा है वो क्या चीज़ है? ठीक है, तो C है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। ठीक है, और अल्फा है डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। तो अगर आपको अल्फा और C की वैल्यू दी हो और आपने Ka सोल्व करना हो तो ये फॉर्मूला, अगर आपको Ka दिया हो, डेसोसिएशन कांस्टेंट C दी हो, आपने अल्फा सोल्व करना हो तो ये आपने अप्रोक्सीमेशन लगाकर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा को 1 ही एज्यूम कर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अगर हमें अल्फा सोल्व करनी हो। तो ये न्यूमेरिकल्स इनमें से कुछ डायरेक्ट आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो आप लोगों ने सोल्व कर जरूर देखने हैं। ठीक है, तो इसमें से आप लोग हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी सोल्व कर सकते हैं जिसकी वैल्यू C अल्फा है, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K अल्फा इंटू C का स्क्वायर रूट। ठीक है, K अल्फा इंटू C का स्क्वायर रूट, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कि एक हम सोल्व कर सकते हैं pKa वैल्यू। जैसे होते है pH वैसे ही होती है pKa वैल्यू, यानी कि माइनस लॉग ऑफ Ka। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर साइन यूज़ कर लिया गया है माइनस का, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि लार्जर द pKa वैल्यू वीकर इज द एसिड। तो ऐसे ही हम लोग Kb यानी कि डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग pKb वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। उसमें भी सेम रहेगा कि लार्जर द pKb वैल्यू वीकर इज द एसिड। सो नाउ अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kp। बिल्कुल यहाँ पर है हमारे लिए सिंपल सी बात कि हम किसी एक वीक एसिड के बारे में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो Ha हमारा एक वीक एसिड है। Ha को वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस एंड उसका एक कॉन्जुगेट बेस बन गया, दैट इज A नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए हमने Ka सोल्व कर लिया, दैट इज द डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। अब हम इसकी जो है ये जो है हमारे पास कंजुगेट बेस इसी का ही, इसी एसिड का, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ बनाई। क्योंकि हमने बेस की बनानी थी तो हम सेम एसिड का ही कंजुगेट बेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसने यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ जोड़ दिया और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन बना दिया। तो इसके लिए हमने Kb सोल्व कर लिया। अब इन दोनों को आप लोगों ने करवा देना है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई सोल्व करने के बाद आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज ये दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसल आउट। तो यहाँ पर बचता है ओनली हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू द हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा कि Ka इंटू Kb फॉर द सेम एसिड एंड उसी का ही कंजुगेट बेस इज इक्वल्स टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज उसकी वैल्यू क्या थी 10 रेज टू पावर माइनस 14 एट द 298 केल्विन। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो Kw की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी विद द टेम्परेचर। ठीक है, सो नाउ इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज दिस वन। हमें Ka की वैल्यू बताई गई है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द डेसोसिएशन ऑफ HF। ठीक है, इफ इन इट्स 0.02 मोलर सोल्यूशन, तो हमें यहाँ पर C की वैल्यू यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी बताई गई है और हमें यहाँ पर Ka की वैल्यू भी बताई गई है। कैलकुलेट द concentrations ऑफ ऑल द स्पेसीज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम हाइड्रोनियम आयन, फ्लोराइड आयन एंड HF
इन सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। हमें ये सब कुछ सोल्व करना है। हमें दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, एक तो है यहाँ पर यह डेसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू और दूसरी है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। तो हमने पहले रिएक्शन बनाई कि HF विद H2O, ये हो गई रिएक्शन। तो फिर से वही सी अल्फा वाला फार्मूला, तो ये आ गया KA इज इक्वल्स टू सी अल्फा। आप लोग डायरेक्ट भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी अभी फार्मूला ये वाला बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब अल्फ़ा निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा को ज्यूम कर लिया 1, और अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, KA ओवर C का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों की वैल्यू बताई गई थी, तो हमने सोल्व कर लिया, अल्फ़ा आ गया। अब हमें इक्विलिब्रियम पर सभी की कंसंट्रेशन निकालनी है। HF की क्या कंसंट्रेशन है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये सोल्व हो गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एंड फ्लोराइड आयन की क्या वैल्यू है, C इंटू अल्फ़ा। तो उनकी भी सोल्व कर देंगे, C इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वैल्यू उनकी सोल्व हो गई, C इंटू अल्फ़ा, C इंटू अल्फ़ा, ठीक है। दोनों का सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों सेम है। पीएच सोल्व करने के लिए हमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करनी है, सो माइनस लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वो हम यूज़ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था लॉग कैसे सोल्व करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स की हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, जैसे अगर हम एसिड प्लस बेस करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वैसे ही अगर हम किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड करें तो हमारे पास एसिडिक या फिर बेसिक सोल्यूशन मिल जाता है। उसके लिए आप लोगों ने क्या याद रखना है, अगर तो हाइड्रोलाइसिस हो रही है, कोई सॉल्ट है ऑफ द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस और किसी वीक एसिड का सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम यहाँ पर आया है फ्रॉम द, सोडियम जो है वो यहाँ पर आया है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर एसीटेट आया है फ्रॉम द वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। तो उनका सॉल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बेसिक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर हाइड्रोक्सल आयंस का अमाउंट वहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इसलिए सोडियम एसीटेट जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमें बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड से Cl और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ गया अमोनियम, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही बन सकता है कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सभी हैं सोल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इनको डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर HCl और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और HCl हो जाएगा कंप्लीटली आयनाइज, तो ये बना देगा सोल्यूशन को एसिडिक, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर यहाँ पर दोनों ही वीक हों, ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ्स पर डिपेंड करेगा सोल्यूशन का बिहेवियर, कि वो एसिडिक बनता है या फिर बेसिक बनता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पीएच सोल्व करने का, पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 pKa ऑफ एन एसिड माइनस pKb फॉर द बेस। तो इससे सोल्व होकर जो वैल्यू आती है, तो हमें उससे यहाँ पर आइडिया होता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हों, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, NaCl होता है, NaCl में Na आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से, Cl है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो ये उनका सॉल्ट है, इसका सोल्यूशन बनेगा न्यूट्रल, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन साल्ट है उसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये कुछ और इनकी एग्जांपल्स हैं, और ये इनका फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके जो प्रूफ्स हैं वो अभी इस साल के लिए सिलेबस में से रिमूव किए गए हैं, तो वैसे अदरवाइज आप उनको भी रीड कर देख सकते हैं बुक्स में से। तो अगर हो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका पीएच निकालने का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर pKa यूज़ होगी, यानी कि जो वीक एसिड है उसका pKa, एंड साथ में जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को। ऐसे ही है वीक बेस वाले में, उसमें भी हम pKb यूज़ करेंगे और साथ में log C, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद आता है बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशंस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड होने पर अपना पीएच चेंज होने से रोक देते हैं, रेजिस्ट द चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मतलब वो थोड़े बहुत एसिड और बेस के ऐड होने पर
अपना पीएच बिल्कुल नहीं चेंज होने देते, दैट इज नोन एज द बफर सॉल्यूशंस, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं बफर एक्शन। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के बना सकते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर क्वांटिटीज, मतलब इक्वल मोल्स ऑफ द वीक एसिड एंड उसका ही सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज कर लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट यानी कि सोडियम एसीटेट, दैट इज नोन एज द एसिडिक बफर। ऐसे ही बेसिक बफर बना सकते हैं वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिडिक बफर के एक्शन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है हमारे पास, कंसिडर द एसिडिक बफर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट हो जाएगा डिकम्पोज। तो ये जो था हमारे पास सोडियम एसीटेट, ये तो हो जाएगा डिकम्पोज, ठीक है। एंड अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड करते हैं तो मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएंगे, वो H पॉजिटिव इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट होकर एसिटिक एसिड बना देंगे और उस सोल्यूशन का पीएच है वो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर OH आयन यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर ऐड करते हैं तो वो भी ऐसे ही इसके बीच ही कंज्यूम हो जाएंगे, तो उसके साथ भी हम पीएच को चेंज होने से रोक सकते हैं। तो ऐसे ये जो है वो यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एक्शन शो किया गया है। आप ऐसे ही बेसिक बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल्स को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बफर सॉल्यूशन। इसका सिर्फ हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट किया है क्योंकि नॉर्मली हमें सिर्फ इतना पूछा जाता है। अगर आप इसकी डिटेल में और रीड करना चाहते हैं तो आप बुक्स को रेफ़र करें। तो अदरवाइज़ हम डिटेल में भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, बट ये हमारी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। जिन सोल्ट्स की सोलुबिलिटी वेरी लो होती है, ठीक है, जो कि स्पारिंगली सोलूबल होते हैं, उनके लिए हम सोल्व कर सकते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर द स्पारिंगली सोलूबल कंपाउंड लाइक द सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो उसमें इक्विलिब्रियम बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स या फिर आयंस की बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पर फॉर्म हो जाता है। मतलब कि जो AgCl है वो ऑलमोस्ट रिमेन उतना ही रिमेनिंग रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम उसके अमाउंट को मान लेते हैं कांस्टेंट। तो वहाँ पर Ag पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं KSP, दैट इज नोन एज द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि सोलुबिलिटी बहुत ही लो है इसलिए हमने इसको मान लिया है कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। कोई भी सोल्ट हो सकता है इसकी जगह पर, तो सिंपल सी यहाँ पर फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप लोग इसके साथ सोलुबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और आप इसके साथ प्रेसिपिटेशन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, इसके बारे में आप ये एक बात और याद रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है, सोल्यूशन में अगर यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जाए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर जो हमारा मतलब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आता है वो हमारा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से ऊपर आ जाए तो इनकी यहाँ पर वो है जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इस पर बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद रीड करनी है। आप लोग इसको वीडियो को यहाँ पर रोक कर इसको रीड करें और इसको आप लोग सोल्व कर देखें तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम कुछ डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वीडियो आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है सब कुछ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। थैंक यू।